हेलो गाइस, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। माय नेम इज राहुल सिंगला और आज का आपका हमारा स्मार्ट क्रैश कोर्स सीरीज में स्वागत है। जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी ही हॉलिस्टिकली तरीके से। हमने पॉल्यूशन को डिस्कस किया है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस किया है, फिर बायोलॉजी को बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस किया है। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हमारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं इकोलॉजी को। याद रखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी। अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी चीजें अभी हमने पढ़ी हैं वो सब कहीं ना कहीं डेंजर किसको डाल रही हैं? इकोलॉजी को। किसको डाल रही हैं? इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को। तो एक्चुअल में इकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसके रिलेटेड हमने क्या क्या पढ़ना है, वो हम इस सीरीज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रखना, इकोलॉजी की आज हमारा 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम पहले पार्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जब भी मैं बात कर रहा हूं इकोलॉजी की, तो हमें पहले 3 चीजों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। वो 3 चीजें क्या हैं? पहला एनवायरनमेंट क्या है, दूसरा इकोसिस्टम एंड तीसरा इकोलॉजी। आपको हैरानगी होगी कि प्रीवियस ईयर्स में, किसमें? प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा चुके हैं। किसके रिलेटेड? रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। आपको सोच के हैरानी होगी कि इतना बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जो बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ठीक है, तो समझते हैं एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। जब मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं तो याद रखना, सिर्फ 2 चीजें काउंट करना। एक पहली चीज बायोटिक एंड दूसरी चीज ए बायोटिक। जब भी हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो 2 कंपोनेंट्स आते हैं, एक आता है बायोटिक कंपोनेंट और दूसरा आता है ए बायोटिक कंपोनेंट। अगर मैं बायोटिक कंपोनेंट की बात करूं तो वो है लिविंग कंपोनेंट। प्लांट्स, एनिमल्स, डिकम्पोजर्स, वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? बायोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और अगर मैं नॉन लिविंग फैक्टर्स की बात कर रहा हूं तो वो कौन से हैं? ए बायोटिक फैक्टर्स। कौन से हैं? ए बायोटिक फैक्टर्स। तो ए बायोटिक फैक्टर्स कौन से हो गए? सन, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, सर्कमस्टांसेस, वो सारे के सारे क्या हैं? ए बायोटिक फैक्टर्स। तो एनवायरनमेंट बेसिकली हमारा कुछ नहीं है, इन बायोटिक प्लस ए बायोटिक फैक्टर्स का कंपोनेंट से मिला के बन जाता है। तो एनवायरनमेंट क्या है? बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स। बस इतनी चीज याद रख लेना, अगर कहीं भी आपसे पूछ लिया जाए एनवायरनमेंट क्या है, तो आपको इतना बताना है कि बायोटिक कंपोनेंट प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट इज इक्वल टू एनवायरनमेंट। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एनवायरनमेंट से ही डिराइव करेंगे हम। कैसे? इसमें भी बायोटिक एंड ए कंपोनेंट्स आएंगे, बायोटिक प्लस ए बायोटिक कंपोनेंट्स। बट इकोसिस्टम के अंदर हम इनकी इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? इकोसिस्टम क्या है? बेसिकली बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और उनके बीच में उनकी इंटरेक्शंस हैं, बायोटिक की बायोटिक के साथ एंड बायोटिक की एबायोटिक के साथ। तो इकोसिस्टम हमारा क्या हुआ? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बट इसमें कैच है, इन अ डेफिनेट बाउंड्री। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब मैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स भी आएंगे और ए बायोटिक कंपोनेंट्स भी आएंगे, बट इन अ डेफिनेट बाउंड्री। अगर आपने बाउंड्री वर्ड नहीं लगाया है तो आपका आंसर गलत होगा। तो याद रख लेना, जब भी मैं इकोसिस्टम की बात करता हूं तो बायोटिक कंपोनेंट और ए बायोटिक कंपोनेंट तो होंगे ही होंगे, बट उसके साथ एक डेफिनेट बाउंड्री का कंसेप्ट भी जरूर आएगा। क्लियर है कि एनवायरनमेंट बायोटिक प्लस एबायोटिक फैक्टर्स है और इकोसिस्टम क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स की इंटरेक्शंस विद अमंग देमसेल्व्स इन अ डेफिनेट बाउंड्री। क्लियर है? अब इसी की अगर हम पढ़ाई कर लें, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम, वो किस तरीके से बायोटिक और एबायोटिक एक डेफिनेट बाउंड्री में इंटरेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं? इकोलॉजी। उसे हम क्या बोल देते हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी है किसकी? इकोसिस्टम की। स्टडी किसकी है? इकोसिस्टम की। और इकोसिस्टम में बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट्स क्या है? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जब वो आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्लियर है तीन चीज कि 3 मेजर चीजें हमें पता होनी चाहिए जब हम स्टडी कर रहे हैं इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को। क्लियर है जी? तो मूव करते हैं नेक्स्ट। जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हमें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली ये है क्या? सबसे पहले छोटे लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम स्पीशीज भी बोल देते हैं। जैसे ह्यूमन एक स्पीशी है, टाइगर एक स्पीशी है, एलिफेंट एक स्पीशी है, रैट एक स्पीशी है, यहां पे क्रोकोडाइल एक स्पीशी है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म।
उस चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। अब इन्हीं की सेम स्पीशीज की अगर हम ज्यादा ले लें, क्वांटिटी ज्यादा ले जाएं, तो उनसे क्या बन जाती है? पॉपुलेशन। सेम स्पीशीज से क्या बन जाती है? पॉपुलेशन। मतलब एक से ज्यादा जब वो किसी जगह पे रहना शुरू कर देते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। एवोल्यूशन बता रहा हूं किस तरीके से हायरार्की मूव करती है। सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म होता है या स्पीशी, फिर उनसे उनकी क्या बनती है? पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन से हम मूव करते हैं किसकी तरफ? कम्युनिटी की तरफ। कम्युनिटी में अब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आ जाएंगे। जैसे कि पॉपुलेशन में तो एक टाइप ऑफ स्पीशीज ही आएगा, बट जब मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूं तो कम्युनिटी में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आ जाएंगे। जैसे रैट आ जाएगा, कैट आ जाएगा, माउस आ जाएगा, टाइगर आ जाएगा। वो सब क्या हो जाएगा? कम्युनिटी। क्या हो जाएगी वो? कम्युनिटी। अब याद रखना, जब मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूं तो यहां पे बायोटिक कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन हो रहा है सिर्फ। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर मैं कम्युनिटी की बात कर रहा हूं तो यहां पे किसका इंटरेक्शन हो रहा है? बायोटिक कंपोनेंट्स का। ये सबसे ज्यादा बड़ा कैच है अगर हम बात कर रहे हैं कम्युनिटी की, क्योंकि जो कम्युनिटी से नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के अंदर हमने पढ़ा है कि बायोटिक प्लस किसका इंटरेक्शन होता है? ए बायोटिक का। तो डिफरेंस क्या हुआ इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी के बीच में? तो सबसे बड़ा डिफरेंस इकोसिस्टम एंड कम्युनिटी के बीच में क्या है कि कम्युनिटी में अगर हम बात करें तो लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट करते हैं, बट अगर मैं इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं तो उसमें बायोटिक प्लस एबायोटिक, दैट इज लिविंग प्लस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। क्लियर है इतनी चीज? फिर इकोसिस्टम से नेक्स्ट चीज क्या हो जाती है? बायोम। क्या हो जाती है? बायोम। क्लियर है इतनी बात? तो सबसे पहले लेवल पे, छोटे लेवल पे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक स्पीशी है, उन स्पीशीज की पॉपुलेशन से, उनकी क्वांटिटी से एक पॉपुलेशन बनी। फिर वेरियस स्पीशीज आनी शुरू होगी तो कम्युनिटी आ गई। कम्युनिटी में लिविंग बीइंग्स का इंटरेक्शन होगा, नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। जब लिविंग प्लस नॉन लिविंग का इंटरेक्शन होगा तो वो क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम। और उसके नेक्स्ट हायरार्की में क्या आ जाता है? बायो। क्या आ जाता है? बायो। तो ये हमारी बेसिकली क्या है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंदर? इकोलॉजी के अंदर। क्लियर है इतनी बात? अब ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। ये यूपीएससी में 2016-17 के अराउंड ये क्वेश्चन आया था। सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। अब फटाफट वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहला, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। सेकंड, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Third, community of organisms together with environment in which they live. Fourth, flora and fauna of geographical area. Flora and fauna of geographical area. अब ध्यान से देखो, सेकंड स्टेटमेंट में बात क्या कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हमें पता है इकोसिस्टम में बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो ये तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन नहीं है किसका? इकोसिस्टम का। फोर्थ देख लें तो इसमें भी किसकी बात कर रहे हैं? फ्लोरा एंड फौना की। तो इसमें भी नॉन लिविंग थिंग्स का मेंशन नहीं किया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। अब बची स्टेटमेंट कौन सी है? ए स्टेटमेंट एंड सी स्टेटमेंट। तो पहले सी स्टेटमेंट को देखते हैं। इट इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। अभी हमने यही पढ़ा था, कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। बट यहां पे एक चीज मिसिंग है जो हमें मिल कहां पे रही है? स्टेटमेंट ए से। वर्ड इज इंटरेक्टिंग। वर्ड क्या है? इंटरेक्टिंग। अभी मैंने बताया था इकोसिस्टम में मेन चीज क्या होती है कि बायोटिक प्लस एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन। क्या होती है? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन। तो सी स्टेटमेंट में क्योंकि इंटरेक्शन नहीं मेंशन्ड है तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी? ए ऑप्शन, दैट इज कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। क्लियर है जी इतनी बात? कि बेसिक क्या है इकोलॉजी का हमें समझ आना चाहिए कि एक इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है एंड इकोलॉजी क्या होता है। इन्वायरमेंट बायोटिक प्लस एबायोटिक, इकोसिस्टम उन दोनों का आपस में इंटरेक्शन करवा देना एंड डेफिनेट बाउंड्री, और इकोलॉजी इस पूरी स्टडी को क्या कह देते हैं? इकोलॉजी। हायरार्की की बात करें, ऑर्गेनिज्म से, पॉपुलेशन से, कम्युनिटी से, इकोसिस्टम से बायोम की तरफ हम मूव करते हैं। क्लियर है जी इतनी बात? तो नेक्स्ट देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम क्या है। क्या चीज पढ़नी है हमने? फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या है, तो मेजर 3 फंक्शन होते हैं। पहला, एनर्जी फ्लो। सेकंड, इकोलॉजिकल सक्सेशन। थर्ड, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो तीनों फंक्शंस को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये तीनों फंक्शंस क्या हैं। पहला एनर्जी फ्लो, सेकंड इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड थर्ड इज द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्लियर है जी इतनी बात? तो अगर हम एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं तो पहला फंक्शन क्या था इकोसिस्टम का? दैट इज एनर्जी फ्लो। तो अगर मैं एनर्जी फ्लो की बात कर रहा हूं ना, तो सबसे पहले याद रखना कि अगर हम सिंपल सपोज करो कोई फूड चेन बना रहे हैं,
क्या बना रहे हैं? एक फूड चेन बना रहे हैं। ये जैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स बना रहा हूं, इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स। अगर एक सिंपल मैं एक फूड चेन ले रहा हूं, तो सपोज करो ये हमारा पहला प्राइमरी प्रोड्यूसर है जो खाना बना रहा है, दैट इज प्लांट्स। ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है पहला, काउज। सेकेंडरी हमारा कंज्यूमर है वुल्फ, और लास्ट हमारा टर्शरी कंज्यूमर क्या है? टाइगर। अब ध्यान देखो, प्लांट्स को काउ खा रहा है, काउ को वुल्फ खा रही है, एंड वुल्फ को कौन खा रहा है? टाइगर। तो इस तरीके से अगर हम बात करें, एनर्जी फ्लो कर रही है फ्रॉम प्लांट्स टू काउस टू वुल्फ्स टू टाइगर्स। अब एक चीज याद रखना, जो एनर्जी का फ्लो होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। एनर्जी का फ्लो क्या होगा? हमेशा इसी ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल टू थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ये कभी भी फ्लो इस तरीके पे नहीं होगा, दैट इज बैकवर्ड्स नहीं होगा। तो पेपर में एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, क्या एनर्जी फ्लो जो होता है ट्रॉफिक लेवल से फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल्स यूनिडायरेक्शनल है? तो वो स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, क्या एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल है? तो आपका आंसर करना चाहिए हां, एनर्जी फ्लो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। सेकंड चीज, जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल तक मूव करती है तो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो एनर्जी हमेशा क्या करेगी? डिक्रीज ही करेगी, वो कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। ये अटमोस्ट रूल है जब हम पढ़ते हैं किसको? एनर्जी फ्लो में पढ़ते हैं। तो एनर्जी हर स्टेज के अंदर, हर ट्रॉफिक लेवल पे कुछ ना कुछ लूज करती जाएगी, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की स्टेजेस होती हैं उसके पास आते आते एनर्जी ही नहीं बचती ताकि जो कंज्यूम हो सके। तो क्लियर है इतनी बात? पहली चीज कि जो एनर्जी फ्लो है वो है यूनिडायरेक्शनल। सेकंड, जो एनर्जी फ्लो भी कर रही है वो डिक्रीज कर रही है एज वी मूव फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, जिसकी वजह से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल कितने हमें देखने को मिल जाते हैं? 4 से 5। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर 3 कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। किसके अंदर? ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन के अंदर। पहला आता है फूड चेन, सेकंड आता है फूड वेब, एंड थर्ड आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। तो 3 कंसेप्ट हमने इसके अंदर पढ़ने हैं एनर्जी फ्लो के अंदर, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। मेरे को लगता है कि फूड चेन एंड फूड वेब हमने बचपन से पढ़ा है। एक नया कंसेप्ट है इकोलॉजिकल पिरामिड, बट हम तीनों को डिस्कस करते हैं, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड को। तो सबसे पहले अगर मैं फूड चेन की बात कर रहा हूं तो यहां पे 2 तरह की फूड चेन को हम डिस्कस करेंगे। पहली फूड चेन है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरी है डेट्रिटस फूड चेन। पहली कौन सी है? ग्रेजिंग, और सेकंड कौन सी है? डेट्रिटस फूड चेन। तो अब यहां से देख सकते हैं कि जो ये फूड चेन स्टार्ट हो रही है, यहां पे एरो से भी मार्क कर रखी है, ये स्टार्ट हो रही है किसी प्रोड्यूसर से। किससे स्टार्ट हो रही है? किसी भी प्रोड्यूसर से, या किसी प्लांट से स्टार्ट हो रही है, या किसी ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट हो रही है। और ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड को कैसे प्रिपेयर करते हैं? थ्रू द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रख लेना, ग्रेजिंग फूड चेन में जब भी प्रोसेस स्टार्ट होगा तो कहां से स्टार्ट होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, या कुछ भी जो ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के बाद जितना वो ऑर्गेनिक मैटर या एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं वो बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा इस फूड चेन के अंदर। याद रख लेना, सोर्स ऑफ फूड चेन क्या है? जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हुआ है कौन से टाइम पे? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रेजिंग फूड चेन की। तो यहां से एनर्जी फ्लावर से जा रही है कैटरपिलर की तरफ, कैटरपिलर से फ्रॉग, फ्रॉग से स्नेक, एंड स्नेक से आउल की तरफ, जो क्या है? टर्शरी कंज्यूमर है। क्लियर है इतनी बात? बस इतनी बात याद रखनी है। ग्रेजिंग फूड चेन में पूछा जा सकता है सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन। नेक्स्ट हम सेकंड फूड चेन की तरफ मूव करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? डेट्रिटस फूड चेन। क्या बोलते हैं? डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस का मतलब है डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेट्रिटस का मतलब क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। जब कोई भी प्लांट्स या एनिमल्स डिके करते हैं या मर जाते हैं, उस जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिकली डेट्रिटस। क्या बोलते हैं? डेट्रिटस। क्लियर है इतनी बात? तो जो उन डेट्रिटस पे फीड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेट्रीवोरस। क्या बोलते हैं? डेट्रीवोरस या डीकंपोजर्स। फिर आगे डीकंपोजर्स को कौन खा लेते हैं? प्रीडेटर्स खा लेते हैं। तो क्या हुआ? ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट हुई हमारी प्लांट से या ऑटोट्रॉफ से, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस का काम किया। फिर प्लांट्स और एनिमल्स जो भी थे, जब वो डिके कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कहते हैं डेट्रिटस।
डेट्रिटस के ऊपर फीड कौन करेंगे? डेट्रीवोरस या डीकंपोजर्स, और डीकंपोजर्स को आगे फीड कौन करेंगे? प्रीडेटर्स। तो इस पूरी फूड चेन के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी कहां से आ रहा है? इन डेड लीव्स से। और ये डेड लीव्स क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर माने डेट्रिटस, जिसको हमें बोला है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहते हैं? डेट्रिटस। तो डेट्रिटस फूड चेन में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इट इज डिकेइंग मटेरियल विच इज कमिंग फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पे आप देख सकते हैं इन ग्रेजिंग फूड चेन द फर्स्ट एनर्जी ट्रांसफर, एक बार ध्यान से पढ़ो, इन ग्रेजिंग फूड चेन द फर्स्ट एनर्जी ट्रांसफर इज फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोरस। कहां से हो रहा है? फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोरस। दिस इज इन कंट्रास्ट टू डेट्रिटस फूड चेन। दिस इज इन कंट्रास्ट टू डेट्रिटस फूड चेन, जहां पे एनर्जी ट्रांसफर कहां से हो रहा है? डिकेइंग मटेरियल टू डेट्रीवोरस। ये यहां से हो रहा है क्या? एनर्जी ट्रांसफर। एंड ऑफ द डे देखो, कोई ना कोई जब किसी के ऊपर फीड कर रहा है उसे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिल रही है उस हिसाब से फूड चेन डिसाइड हो जाती है। अगर वो ग्रीन प्लांट से हो रही है तो ग्रेजिंग है, अगर वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से हो रही है तो वो क्या है? डेट्रिटस फूड चेन। क्लियर है इतनी बात? इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पहले यूपीएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ फूड चेन। तो बेसिकली हमें बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है फूड चेन का। तो अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप इजीली इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ऑप्शंस क्या है? पहला ए डायटम्स, क्रस्टेशियंस या हेरिंग्स। सेकंड बोल रहे हैं क्रस्टेशियंस, डायटम्स या हेरिंग्स। थर्ड है डायटम्स, हेरिंग्स या क्रस्टेशियंस। फोर्थ है क्रस्टेशियंस, हेरिंग्स या डायटम्स। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो डाई आइटम्स हैं बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। कहां पे? हमारे ओशियंस के अंदर होते क्या है? ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो बेसिकली ओशन में किसका काम करते हैं? फोटोसिंथेसिस का। तो इतना तो पता चल जाता है कि जो सबसे ज्यादा बेस पे होगा ट्रॉफिक लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे, वो कौन होंगे? डाई एटम्स होंगे। तो आंसर ए या सी में से होगा। बी और डी ऑप्शन क्या हो जाएगी? एलिमिनेट। बी और डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि डायटम्स हमारे क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको बेसिकली अब जानना है क्रस्टेशियंस का काम क्या है या हेरिंग्स का काम क्या है। हेरिंग बेसिकली हमारी फिश होती है। क्या होती है? हमारी फिश की एक वैरायटी होती है। ठीक है, हेरिंग्स को बेसिकली फिश की कैटेगरी में रखा जाता है। और जो क्रस्टेशियंस होते हैं बेसिकली लॉबस्टर्स, क्रैब वगैरह होते हैं। तो बेसिकली डायटम्स के बाद क्रस्टेशियंस आते हैं, क्रस्टेशियंस के बाद क्या आते हैं? हेरिंग्स आते हैं, क्योंकि फिश वगैरह किसके ऊपर फीड करते हैं? इन लॉबस्टर्स के ऊपर या इन क्रैब्स के ऊपर। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है? ऑप्शन गलत। सही ऑप्शन क्या है? डायटम्स टू क्रस्टेशियंस टू हेरिंग्स। तो सही आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन। क्लियर है जी? सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विद रेफरेंस टू फूड चेन्स इन इकोसिस्टम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पूछ रहे हैं कि फूड चेन के बारे में हमें बताना है। तीन स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है फूड चेन इलिस्ट्रेट्स द ऑर्डर इन विच अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फीड अपॉन ईच अदर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अभी हमने देखा किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर फीड करते हैं। यह हमें कौन बता रहा है? फूड चेन बता रहा है। और बेसिकली ऑर्डर बता रहा है कि डायटम्स के ऊपर क्रस्टेशियंस फीड करेंगे, क्रस्टेशियंस के ऊपर कौन फीड करेंगे? हेरिंग्स फीड करेंगे। तो फूड चेन बिल्कुल करेक्ट चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बताती है कि किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर फीड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। क्या कह रहे हैं? फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है? गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है फूड चेन illustrates the number of each organisms which are eaten by others. Food chain illustrates the number of each organisms which are eaten by others. अब ध्यान से देखो, जो मैंने लास्ट एक एमसीक्यू करवाया था अभी, डायटम्स टू क्रस्टेशियंस टू हेरिंग्स, वो तो एक हमें एक ऑर्डर बता रहा है सिर्फ कि उस डायटम को वो क्रैब खाएगा, उस क्रैब को वो फिश खाएगी। बट वो प्रॉपर नहीं बता रहा कि एक्चुअल में उस क्रैब को कोई और भी तो खा सकता है, सिर्फ एक ही वो नहीं है जो उसे खाएगा। तो फूड चेन की अगर हम कमी की बात करें यही होती है क्योंकि वो एग्जैक्ट नहीं बताती है कि कौन किसको खा रहा है, कौन किसके ऊपर फीड कर रहा है। तो वो नंबर नहीं बता पाएगी एक्चुअल कितना है। वो नंबर एक्चुअल में कौन बताएगा? नॉट अ फूड चेन बट अ फूड वेब। जिसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाती है? गलत। तो पूछा क्या गया था कि सही स्टेटमेंट कौन सी है? तो सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, दैट इज वन ओनली। क्लियर है इतनी बात? तो फूड चेन से रिलेटेड आपको पता चल गया दो तरह की फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। अब आपस में इंटरकनेक्ट कर दो सभी फूड चेन्स को
तो क्या बन जाता है? फूड वेब। सिंपल सा टॉपिक है कि फूड वेब क्या है? इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स विल मेक अ फूड वेब। और फूड वेब बताएगा कि सारे पॉसिबल पाथ एनर्जी फ्लो के क्या हो सकते हैं इकोसिस्टम के अंदर। जैसे कि मैंने बोला था, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है तो सिर्फ लिजर्ड नहीं खा रही, उसे आगे हॉक भी खा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनको खाने के डायरेक्ट। तो बेसिकली क्या है? इट रिप्रेजेंट्स कितने पॉसिबल पाथ हो सकते हैं एनर्जी फ्लो के इकोसिस्टम के अंदर। अगर आप किसी भी एक फूड चेन को हटा दोगे तो उसका बैलेंस इकोसिस्टम का खराब हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? तो बेसिकली एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव को एक्सप्लेन कौन करता है? फूड वेब। जबकि फूड चेन हम आइसोलेशन में पढ़ते हैं और वो बेसिकली ही एक ही ऑप्शन देता है कि कौन किसको खाएगा, जबकि फूड वेब क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को प्रोवाइड करता है। तो अगर हम फूड वेब की कंपैरिजन करें फूड चेन के साथ तो वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू फूड चेन। फूड चेन कभी भी ऐसे इकोसिस्टम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम उसे आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं एज कंपेयर टू फूड वेब। क्लियर है जी इतनी बात? तो हमने बोला था अभी एनर्जी फ्लो के अंदर तीन कंसेप्ट आते हैं, फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है जी। अब बेसिकली इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है? हम वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक पिरामिड की फॉर्म में। क्या कर रहे हैं? एक ट्रॉफिक लेवल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरियस एक पिरामिड की फॉर्म में। जो प्रोड्यूसर है वो नीचे बेस पे आएगा, जो कार्निवोरस है वो टिप में आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स लेने हैं डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स के लिए और उनको एक पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करनी है। किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे? या तो नीचे हम सबसे ज्यादा नीचे हर्बीवोरस रखेंगे बेसिकली, जो बेसिकली क्या होंगे? हमारे फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे होंगे, और कार्निवोरस क्या करेंगे? टिप में आएंगे। क्लियर है इतनी बात? और बाकी जितने भी कंज्यूमर ट्रॉफिक लेवल्स होंगे वो बीच में आएंगे। तो अब इसके अंदर जो पिरामिड बनाते हैं हम तीन चीजों का बना सकते हैं, नंबर का बना सकते हैं, बायोमास का बना सकते हैं, या एनर्जी का बना सकते हैं। तो बेसिकली जो पिरामिड है वो तीन चीजों का बन सकता है, नंबर का बन सकता है, बायोमास का बन सकता है, या एनर्जी का बन सकता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। तो नंबर में हम डिफरेंट स्पीशीज को रख रहे हैं, इंडिविजुअल्स को, और उनको यहां पे उसके हिसाब से पिरामिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखना जो पिरामिड ऑफ नंबर है जरूरी नहीं है वो हमेशा अपराइट ही बनेगा, वो कई केसेस में इन्वर्टेड भी बन सकता है। तो पेपर में स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट। नहीं, वो गलत होगा, क्योंकि पिरामिड ऑफ जो नंबर है वो ग्रासलैंड के केस में तो अपराइट बन रहा है कि ग्रासेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू हर्बीवोरस देन कंपेयर टू कार्निवोरस। बट अगर मैं इसकी बात करूं, ट्री इकोसिस्टम की बात करूं, तो उस केस में नंबर उल्टा पड़ जाता है। क्यों? जब मैं बात कर रहा हूं पिरामिड ऑफ नंबर, जब वो अपराइट है तो बेसिकली जो प्रोड्यूसर है, जो हर्बीवोरस है, उसकी संख्या ज्यादा है नीचे एज कंपेयर टू जो टॉप में कार्निवोरस है उसकी संख्या को लेके। बट अगर मैं ट्री इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं तो ट्री की संख्या एक है नीचे, जो सबसे ज्यादा बेस पे है, जो बेसिकली हमारा हर्बीवोरस है, जो बेसिकली स्टार्ट कर रहा है हमारी फूड चेन को। बट जो हाइपर पैरासाइट्स हैं उनका नंबर ज्यादा है। तो पिरामिड बनना तो ऐसा चाहिए, पर बन किस शेप में रहा है? उल्टी शेप में बन रहा है। तो पिरामिड ऑफ नंबर में कमी ये आ जाती है कि वो बेसिकली इन्वर्टेड भी बन जाता है कई इकोसिस्टम को लेके। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट चलते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की तरफ। नंबर में तो हम सिर्फ नंबर चेक कर रहे थे इकोसिस्टम के अंदर, बट जब मैं बायोमास की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं उनका ड्राई वेट चेक कर रहा हूं। क्या वेट चेक कर रहा हूं? ड्राई वेट चेक कर रहा हूं। जैसे कि पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड भी बना था और अपराइट भी बना था, पिरामिड ऑफ बायोमास भी क्या बनता है? अपराइट और इन्वर्टेड। जब मैं उनका क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? ड्राई वेट। देख सकते हैं ये एक हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम है और ये हमारे पास एक पॉन्ड इकोसिस्टम है। जैसे जैसे हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो वेट कम होता जा रहा है, तो इस केस में क्या बन रहा है? ये अपराइट बन रहा है। बट जब मैं इक्वेटिक इकोसिस्टम में जा रहा हूं तो वेट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में क्या बन रहा है? इन्वर्टेड हमारा पिरामिड, इन केस ऑफ पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करूं इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, क्या वो अपराइट है? नहीं, वो अपराइट नहीं है, वो क्या है? इन्वर्टेड है। तो हमारा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड हमने अब देखा नंबर की फॉर्म में, बायोमास की फॉर्म में। नंबर में भी इन्वर्टेड बन रहा है और अपराइट बन रहा है, बायोमास में भी अपराइट और इन्वर्टेड बन रहा है। तो सही रिप्रेजेंटेशन हमें नहीं मिल रही है। अगर हमें सही रिप्रेजेंटेशन देखनी है तो हमें कहां पे जाना पड़ेगा? पिरामिड ऑफ एनर्जी की तरफ। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था एनर्जी फ्लो के बारे में कि एनर्जी जैसे जैसे
लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक जाती है वो क्या होती जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर स्टेज पे एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बेसिक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टॉप के ट्रॉफिक लेवल में, जिसकी वजह से जो पिरामिड होगा वो हमेशा क्या बनेगा, अपराइट बनेगा। तो बात क्या बनी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, नंबर और बायोमास में एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन शो कौन कर रहा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, बिकॉज इट विल ऑलवेज विल बी इन अपराइट पोजीशन। हाँ जी, क्लियर है इतनी बात कि बेसिकली जो एनर्जी फ्लो है उसको रिप्रेजेंट फूड चेन से कर लो, फूड वेब से कर लो, या इकोलॉजिकल पिरामिड से कर लो। जब मैं फूड चेन की बात कर रहा हूं तो बेसिकली उसके अंदर ग्रेजिंग फूड चेन आ जाएगी, डेट्रिटस फूड चेन आ जाएगी, फूड वेब वेरियस फूड चेन्स का इंटरकनेक्शन है, और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है कि बेस में हमने प्रोड्यूसर को रखना है, टॉप में कार्निवोरस को रखना है। अगर नंबर के फॉर्म में लेंगे तो दोनों शेप बन रही है, इन्वर्टेड एंड अपराइट। बायोमास में भी सेम बन रही है, बट एनर्जी के केस में नहीं बनती, क्योंकि वहां पे रूल क्या होता है कि एनर्जी जब लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाती है तो वो हमेशा कम ही होती है। क्लियर है इतनी बात? बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जब हम ड्रॉ कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो पेपर में से आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो हम यहां पे चेक करते हैं कि वेरियस लिमिटेशंस क्या है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। पहला, it does not consider the same species belonging to two or more trophic levels। पहली बात, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, स्पीशीज को चेक कर रहे हैं एक ही ट्रॉफिक लेवल के अंदर, हम एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल में अंदर कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो इसकी पहली क्या है, लिमिटेशन। दूसरा, यहां पे हम क्योंकि चेक ही क्या कर रहे हैं, एक सिंपल फूड चेन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम एग्जिस्ट क्या करती है, फूड वेब रेदर देन फूड चेन। तो ये इसकी क्या हो जाती है, सेकंड लिमिटेशन, बिकॉज इट अज्यूम्स ओनली अ सिंपल फूड चेन। थर्ड, ये बेसिकली डीकंपोजर्स को शो ही नहीं करता, किसके अंदर, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के अंदर। तो ये हमारी क्या है, थर्ड हमारी ड्रॉबैक है किसका, इकोलॉजिकल पिरामिड का। पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यू फॉर्म में ये तीनों स्टेटमेंट पूछी जा सकती हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से याद कर लेना। क्लियर है जी? अब मेन चीज आती है कि हमने पढ़ा कि बायोटिक इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे कुछ बायोटिक इंटरेक्शंस बना रखी हैं और उसके हमने लिखा हुआ है स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी। नेगेटिव मैंने यहां पे कुछ रखा हुआ है, कुछ जीरो रखा हुआ है, कुछ पॉजिटिव के साइंस दिख रहे होंगे। नेगेटिव का मतलब है स्पीशीज ए को हार्म हो रहा है, अगर पॉजिटिव साइन है मतलब स्पीशीज को फायदा हो रहा है, जीरो है मतलब स्पीशीज को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो बेसिकली कुछ इंटरेक्शंस हैं जिनके अंदर माइनस का साइन है हार्म का, जीरो का साइन है न्यूट्रल का, और प्लस का साइन क्या है, बेनिफिट का। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नेगेटिव इंटरेक्शंस को। किसको पढ़ते हैं, नेगेटिव इंटरेक्शंस को। नेगेटिव इंटरेक्शन में पहली नेगेटिव इंटरेक्शन है एमेंसलिज्म की, जिसके अंदर एक स्पीशीज को हार्म हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये किसके केस में देखा जाता है, जब लार्ज ट्री किसी अपनी हाइट की वजह से छोटे ट्री को सन प्रोवाइड नहीं करने देता, बेसिकली उसे कवर कर देता है, उसे शेड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो स्मॉल ट्री है वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी एप्रोप्रिएट फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाएगी। बट लार्ज ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो लार्ज ट्री ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस रोक दी, किसकी, स्मॉल ट्री की। स्मॉल ट्री के ऊपर क्या फर्क पड़ा, नेगेटिव। लार्ज ट्री के ऊपर क्या फर्क पड़ा, जीरो, जिसकी वजह से इंटरेक्शन क्या हुई, माइनस है, जीरो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एमेंसलिज्म। पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, कि एग्जांपल के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है एमेंसलिज्म में क्या होता है। नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म। पैरासाइट बहुत सिंपल है, हमारी बॉडी में सपोज करो कोई मॉस्किटो है, हमें इंटरेक्शन हो रही है, तो हमें नुकसान होगा कि उसे नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमें नुकसान होगा और मॉस्किटो को क्या होगा, फायदा होगा। तो ये इंटरेक्शन क्या हुई, माइनस एंड प्लस। तो अगेन इट इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव इंटरेक्शन। नेक्स्ट कम्स अ प्रीडेटिज्म। अभी हमने पीछे पढ़ा है कि टॉप का प्रीडेटर होता है किसी भी फूड चेन या फूड वेब के अंदर। जब जो टॉप का प्रीडेटर होगा, जो अपने नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल के अंदर किसी भी स्पीशीज को खाएगा, तो नुकसान किसका होगा, जो नीचे लेवल पे है, फायदा किसका होगा, प्रीडेटर का। तो एक का फायदा दूसरे का, एक का फायदा दूसरे का नुकसान, तो ये भी क्या हुई, एक तरह से नेगेटिव इंटरेक्शन। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्पिटिशन, जहां पे दोनों को नुकसान होगा। जब दो आपस में टॉप के प्रीडेटर्स आपस में फाइट करेंगे तो दोनों को हार्म होगा, लाइक इन द केस ऑफ लायन एंड टाइगर, लाइक इन द केस ऑफ लायन एंड टाइगर। तो ये सारी इंटरेक्शंस जहां पे एक भी साइन नेगेटिव आ जाएगा तो वो कौन सी बन जाएंगी, नेगेटिव इंटरेक्शंस, लाइक अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेटिज्म एंड कंपटीशन। क्लियर है जी इतनी बात? नेक्स्ट मूव करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस की तरफ। अब पॉजिटिव इंटरेक्शंस तीन तरह की होती हैं, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक एंड कमेंसलिज्म। एक चीज याद रखना,
म्यूचुअलिज्म में स्पीशीज आपस में जरूरी नहीं है कि टच में रहे कंटिन्यूअस, ऑल्दो म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है कि मतलब दोनों को फायदा होगा, किसी को भी नुकसान नहीं होगा। लाइकन की एग्जांपल है, बेसिकली वो किसकी एग्जांपल है? पॉजिटिव इंटरेक्शन की। किसकी इंटरेक्शन है? पॉजिटिव इंटरेक्शन की। अगर मैं सिंबायोटिक की बात कर रहा हूं, सिंबायोटिक में हमेशा वो क्लोज इंटरेक्शन में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, दोनों का फायदा होगा पर वो कॉन्टिन्यूस कांटेक्ट में रहेंगे। म्यूचुअलिज्म में जरूरी नहीं है कि वो क्लोज कांटेक्ट में हमेशा से रहें। तो सिंबायोटिक की एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक इन द केस ऑफ कोरल्स एंड एल्गी। कैसी एग्जांपल हो सकती है? कोरल्स और एल्गी की। नेक्स्ट अगर आती है कमेंसलिज्म, तो बेसिकली कमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा होता है और दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि मेंसलिज्म देखा था कि एक को नुकसान, दूसरे को कोई फायदा नहीं। यहां पे हम देखते हैं कमेंसलिज्म, एक को फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम अगर एग्जांपल दे सकते हैं, जो काऊ के ऊपर मॉस्किटोज घूम रहे होते हैं, दे फीड ऑन काउस के ऊपर, जो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स घूम रहे होते हैं, जो काऊ के ऊपर डंग वगैरह होता है उसके ऊपर फीड करते हैं, बट काऊ को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मॉस्किटोज होते हैं, लाइस होते हैं, उनका फायदा हो जाता है और काऊ को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाता है? कमेंसलिज्म का। तो कहीं भी हर जगह पॉजिटिव साइन हो और कोई नेगेटिव साइन ना हो तो वो क्या हो जाती है? पॉजिटिव इंटरेक्शंस। एंड लास्ट में आती है न्यूट्रल इंटरेक्शंस, जहां पे दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी ट्रू न्यूट्रल इंटरेक्शंस मिलनी बहुत ज्यादा इंपॉसिबल होती हैं अगर हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। क्लियर है जी इतनी बात? तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ बायोटिक इंटरेक्शंस। नेगेटिव में मेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रीडेटिज्म, कंपटीशन। पॉजिटिव में म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक, कमेंसलिज्म। एंड लास्ट इज अ न्यूट्रल इंटरेक्शन। क्लियर है जी? तो ये हमारा पहला पार्ट था किसका? इकोसिस्टम का, दैट इज एनर्जी फ्लो। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, दैट वाज इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन? इसको समझने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहा हूं तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है कि एक प्लांट या एनिमल कम्युनिटी का धीरे धीरे जब रिप्लेसमेंट होना शुरू हो जाता है, नई कम्युनिटी जब उनको सक्सीड करना शुरू कर देती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। कि डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं उनको सक्सीड कर रही हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन। जो सबसे पहली कम्युनिटी किसी भी एरिया को इनहेबिट करेगी उसे हम बोलेंगे पायनियर कम्युनिटी। उसे हम क्या बोलेंगे? पायोनियर कम्युनिटी। जो सबसे पहले किसी भी जगह पे आके इन्वेजन करेगी और वहां पे अपना घर बनाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? पायोनियर कम्युनिटी। और जो सबसे लास्ट में फाइनल कम्युनिटी आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो ये चीज पता चल गई, पहली कम्युनिटी को पायोनियर बोलेंगे, बीच में क्या आएंगी? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। बट बीच में और भी तो स्टेजेस आएंगी ना, उन जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज उसके बीच में आएंगी, सक्सेशन की स्टेजेस होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे? सीयर्स। क्या बोलेंगे? सीयर्स। SERES। क्या बोलेंगे? सीयर्स। SERES। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में जब हम बात करेंगे, सबसे पहली स्टेज आएगी पायनियर कम्युनिटी की, फिर बीच में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आएंगी जिनको हम बोलेंगे सीयर्स, और फाइनल स्टेज को हम क्या बोलेंगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लियर है जी? अब एक चीज पेपर में पूछी जा सकती है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो, पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ध्यान से देखो, अगर सक्सेशन को पहले समझते हैं कि सक्सेशन होती कैसे है। सपोज करो कि एक वॉल्केनिक इरप्शन हुई। क्या हुई? एक वॉल्केनिक इरप्शन हुई जिससे लावा निकला, बहुत ज्यादा लावा निकला एक वॉल्केनिक इरप्शन से। अब लावा निकला, वहां पे धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा? लावा का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। रॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे बड़े बड़े, जिनको हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स बनने शुरू हो जाएंगे। टाइम के साथ वहां पे रॉक्स ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे। ब्रेक डाउन करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सॉइल बननी शुरू होगी। सॉइल जब बननी शुरू होगी तो लास्ट हमने देखा थोड़ी थोड़ी नई नई कम्युनिटीज आनी स्टार्ट कर देंगी, जिन्हें हम बोलेंगे पायनियर कम्युनिटीज। क्या बोलेंगे? पायनियर कम्युनिटीज। लाइक लाइकन्स आ गए, मॉसिस आ गए। वो धीरे 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 करते करते, क्योंकि सॉइल की फॉर्मेशन को टाइम लगेगा, धीरे धीरे करते करते नई नई लाइफ फॉर्म्स आनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि लाइकन्स एंड मॉसिस से छोटी छोटी घास उगनी शुरू हो जाए, श्रब्स आनी शुरू हो जाए, और फिर एंड में आते आते फाइनल कम्युनिटी ट्रीज की आ जाए। किसकी आ जाए? फाइनल कम्युनिटी ट्रीज की। तो अगर फाइनल कम्युनिटी ट्रीज की आ गई, इसका मतलब क्या है? ट्रीज ने बाकी क्या करना है? फोटोसिंथेसिस करनी है। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस होगा? ऑर्गेनिक मैटर। उससे क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी। क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी। तो जैसे जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन बढ़ती जाएगी, क्या बढ़ती जाएगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। अब ट्रीज आना शुरू हो जाएंगे तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट्स नीचे रिजर्वायर में दबे हुए थे, उनको कहां पे शुरू होना शुरू हो जाएंगे? प्लांट्स इनटेक करना शुरू कर देंगे, ट्रीज उनको इनटेक करना शुरू हो जाएंगे। तो जो चीज रिजर्वायर में थी वो अब कहां पे आनी शुरू हो जाएगी? बाहर निकलना शुरू हो जाएगी।
थर्ड चीज, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हो रही है इकोलॉजिकल सक्सेशन की, तो बेसिकली क्या बढ़ती जाएगी, डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, डाइवर्सिटी ऑर्गेनिजम्स की बढ़ती जाएगी। और जैसी डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, नए नए स्पीशीज आते जाएंगे, तो फूड चेन कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, जिसकी वजह से फूड वेब बनती जाएंगी, और वो भी क्या होती जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ये 4 पॉइंट्स हमेशा याद रख लेना। जब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहा हूं, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, न्यूट्रिएंट्स रिजर्वॉयर से शिफ्ट होंगे, डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, और फूड वेब्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर है जितनी बात? अभी इसको हमने डिस्कस कर ही लिया है, प्राइमरी सक्सेशन को। प्राइमरी सक्सेशन वहां पे होती है जहां पे कोई भी कम्युनिटी पहले एग्जिस्ट नहीं करती है। बेसिकली सॉइल की फॉर्मेशन भी नहीं होती है जब मैं प्राइमरी सक्सेशन की बात करता हूं। पहली बात तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होगा, एक सॉइल की फॉर्मेशन होगी जिसको हजारों करोड़ों हजारों साल लगेंगे, फिर उसके ऊपर कुछ पायनियर स्पीशीज आके इनहेबिट करेंगे, लाइक माइक्रोब्स, लाइकन्स एंड मॉसेस। फिर वो धीरे धीरे करते हुए डिफरेंट स्टेजेस से पास करते हुए एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी, जिसके थ्रू हमारी प्राइमरी सक्सेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले प्राइमरी सक्सेशन क्या है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए, प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट करती है जब वहां पे कोई पहले कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। बेयर रॉकी सरफेस है, रॉकी सरफेस धीरे धीरे टूटना शुरू होगा, सॉइल फॉर्मेशन होगी, सॉइल से छोटे छोटे ऑर्गेनिक मैटर बनना शुरू होगा, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते बढ़ते, डाइवर्सिटी बढ़ते बढ़ते, प्रोडक्टिविटी बढ़ते बढ़ते एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी वहां पे आके इनहेबिट कर जाएगी। उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। क्लियर है जी? नेक्स्ट आता है इसी के रिलेटेड सेकेंडरी सक्सेशन क्या है। क्या है सेकेंडरी सक्सेशन? अब प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल बन चुकी है, याद रख लेना सेकेंडरी सक्सेशन कैसी होती है। सपोज करो ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लेता हूं, अभी वहां पे बुश फायर, बहुत सारी फॉरेस्ट फायर लगी है, जिसे बोला था ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बुश फायर। अब वहां पे पहले से एक इकोसिस्टम डेवलप था, बट वहां पे आग लग गई, जिसकी वजह से कुछ स्पीशीज की डेथ होगी, मेरे ख्याल से 500,000 स्पीशीज की डेथ हो गई थी, प्लांट्स की, एनिमल्स की। क्लियर है जी इतनी बात? बट वहां पे ऑलरेडी क्या थी, सॉइल डेवलप्ड थी। अब फॉरेस्ट फायर्स लग गई, अब ऐसा तो है नहीं है कि कोई नई स्पीशीज नहीं आएगी। जब फॉरेस्ट फायर का इंपैक्ट कम होगा, तो नई स्पीशीज वहां पे फिर से रीबर्थ करेंगी। क्या होंगी, रीबर्थ होगा। अब जो नई स्पीशीज आएंगी, जरूरी नहीं है वो पुरानी वाली सेम जैसी हो, सेम भी आ सकती हैं, नई स्पीशीज भी आ सकती हैं। तो अब जो नई स्पीशीज आनी शुरू हुई हैं, फिर उनकी धीरे धीरे सक्सेशन होती जाएगी, और वो फाइनली जाके क्या बन जाएंगी, क्लाइमैक्स कम्युनिटी में आके स्टेबलाइज हो जाएंगी। ये जो पूरा प्रोसेस होएगा आफ्टर प्राइमरी सक्सेशन के बाद, फॉरेस्ट फायर लगी, उसके थ्रू नई स्पीशीज आई, फिर नई स्पीशीज के बाद क्या हो रहा है, उसके बाद उनकी डेवलपमेंट हो रही है, सक्सेशन हो रही है, और फाइनली वो जाके एक प्रॉपर सेकेंडरी सक्सेशन को कंप्लीट करेंगी, जब वहां पे जाके एक फाइनल क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप कर जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन स्टार्ट ही कब से होती है, जब कंप्लीट या पार्शियल डिस्ट्रक्शन होता है किसका, एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का। ये याद रख लेना, जब कंप्लीट या पार्शियल डिस्ट्रक्शन होएगा एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का, वहां से क्या स्टार्ट होएगी, सेकेंडरी सक्सेशन। क्लियर है? वो किसी वजह से आ सकता है, फ्लड, ड्रॉट, फायर, किसी की वजह से भी आ सकती है। क्लियर है जी? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द ग्रासलैंड्स ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस। कहते हैं ग्रासलैंड के अंदर ना ट्री रिप्लेस नहीं करते ग्रासेस को एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। कि अगर एक लॉजिकल सक्सेशन होनी है, तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर ग्रासेस को ट्री रिप्लेस कर लें, पर क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फंजाई, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सी वाटर लिमिट्स एंड फायर, डी नन ऑफ द अबव। क्या है, इंसेक्ट्स एंड फंजाई, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर लिमिट्स एंड फायर, या डी नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर क्या है, वाटर लिमिट्स एंड फायर, क्योंकि वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, कहां पे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से ट्रीज की ग्रो नहीं हो पाती। दूसरा, जो ड्राई ट्रीज होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं किसको, फायर को, एज कंपेयर टू ग्रासेस, जिसकी वजह से, क्योंकि इनका टॉलरेंस है किसको लेके, वाटर को लेके एंड फायर को लेके, जिसकी वजह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ज्यादातर फाइनल कम्युनिटी किसकी होती है, ग्रासेस की होती है, एज कंपेयर टू ट्रीज की। क्यों? क्योंकि वहां पे वाटर लिमिट्स एंड फायर एक टॉलरेंट फैक्टर होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, वो भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। क्लियर है जी इतनी बात? ठीक है जी, हमने अभी दो टॉपिक पढ़े हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में। हमने एक पढ़ा है एनर्जी फ्लो, सेकंड इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्लियर है जी? अब इसका थर्ड और लास्ट का टॉपिक है आज का, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कि न्यूट्रिएंट्स की कैसे रिसाइक्लिंग होती है इकोसिस्टम के अंदर। अब ध्यान से देखो, ये प्लांट्स हैं, ये नीचे से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं सॉइल से, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लिए, और प्लांट्स को फिर आगे किसने खाया, इस डियर ने खा लिया।
किसने खा लिया? डियर ने। अब कुछ टाइम बाद प्लांट्स और एनिमल्स की क्या होगी? डीकंपोजिशन होगी। क्या होगी? डीकंपोजिशन। और डीकंपोजर्स क्या करेंगे? ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा इसको ब्रेक डाउन कर देंगे। ब्रेक डाउन के बाद क्या आएंगे? न्यूट्रिएंट सॉइल में रिलीज होंगे और वही न्यूट्रिएंट्स वापस कौन यूटिलाइज कर लेंगे? प्लांट्स। तो आप देख सक रहे हो कि कैसे न्यूट्रिएंट्स नीचे से सॉइल से जा रहे हैं प्लांट्स में जा रहे हैं एनिमल्स में, एनिमल्स के थ्रू डीकंपोजर्स के थ्रू फिर से कहां पे आ रहे हैं? सॉइल में। तो एक प्रोसेस चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब देख सकते हैं these elements or mineral nutrients are always in circulation, moving from non-living to living and then back to the non-living components. पहले कहां से गए? नॉन लिविंग से लिविंग में गए और फिर लिविंग से कहां पे आ रहे हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के अंदर। और इन मोर और लेस कौन से मैनर में आते हैं? सर्कुलर मैनर में आते हैं, जिस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। क्लियर है जितनी बात? अब हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल कितने होते हैं? ये डिपेंड करता है दो चीजों के ऊपर। पहला, एक तो रिप्लेसमेंट पीरियड कितना है न्यूट्रिएंट्स का। अगर तो वो उसी स्पीड पे रिप्लेस हो रहे हैं जितनी स्पीड पे वो यूटिलाइज हो रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या होते हैं? परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। क्या होते हैं वो? परफेक्ट न्यूट्रिएंट साइकिल। अगर वो उसी स्पीड पे रिप्लेस हो रहे हैं जितनी स्पीड पे वो यूटिलाइज हो रहे हैं। अगर वो उतनी स्पीड पे नहीं हो रहे हैं तो वो क्या होंगे? इम्परफेक्ट साइकिल। सीधी सी बात है, अगर जितनी स्पीड पे यूज हो रहे हैं उतनी स्पीड पे रिप्लेस हो रहे हैं तो परफेक्ट है, अदरवाइज क्या है? इम्परफेक्ट है। और दूसरी चीज, वो जो न्यूट्रिएंट है कहां से ले रहे हैं, उसका नेचर ऑफ रिजर्वायर है। न्यूट्रिएंट कहां से आ रहा है? एटमॉस्फेयर से आ रहा है, हाइड्रोस्फेयर से आ रहा है या लिथोस्फेयर से आ रहा है? अगर तो न्यूट्रिएंट एटमॉस्फेयर या हाइड्रोस्फेयर से आ रहा है उसे हम बोलते हैं गैसियस साइकिल। क्या बोलते हैं? गैसियस साइकिल। अदरवाइज अगर हमारा न्यूट्रिएंट अर्थ की क्रस्ट से आ रहा है लाइक सल्फर, फास्फोरस, तो उन साइकिल्स को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री साइकिल। तो याद रख लेना, नेचर ऑफ रिजर्वायर के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा साइकिल कौन सा होगा। उस केसेस में दो तरीके का होता है, गैसियस या सेडिमेंट्री, डिपेंडिंग अपॉन हमारा रिजर्वायर क्या है। अगर एटमॉस्फेयर है तो हमारा गैसियस है, अगर अर्थ की क्रस्ट है तो सेडिमेंट्री है। और जो गैसियस साइकिल्स होते हैं ज्यादातर परफेक्ट साइकिल्स होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स रिप्लेस होते हैं एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड। पर सेडिमेंट्री में ऐसा नहीं होते हैं, वो उतनी स्पीड पे रिप्लेस नहीं होते हैं जितनी स्पीड पे वो यूटिलाइज होते हैं। तो याद रख लेना, गैसियस साइकिल्स, सेडिमेंट्री साइकिल्स, परफेक्ट साइकिल्स एंड इम्परफेक्ट साइकिल्स। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं गैसियस साइकिल की। इसमें चेक करते हैं नाइट्रोजन साइकिल को। अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन की अगर मैं बात कर रहा हूं, वो प्लांट्स को चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। प्लांट्स को चाहिए होती है किस फॉर्म में? नाइट्रेट्स की फॉर्म में या अमोनिया की फॉर्म में। बट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नाइट्रेट्स या अमोनिया की फॉर्म में वो प्रेजेंट नहीं है। ज्यादातर किस फॉर्म में प्रेजेंट है? N2 की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है? N2, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको पता है मोस्ट अबंडेंट गैस है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, कौन सी है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की फॉर्म में सबसे ज्यादा अवेलेबल है क्या? हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो पहले इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा अमोनिया की फॉर्म में या नाइट्राइट्स की फॉर्म में या नाइट्रेट्स की फॉर्म में बिफोर दे आर कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स इनको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो पहली बात, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा? अमोनिया के अंदर, अगर डायरेक्ट प्लांट्स ने कंज्यूम करनी है तो इस नाइट्रोजन को जो डायरेक्ट कन्वर्ट करता है किसके अंदर? अमोनिया के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। या तो वो अजेटोबैक्टर होता है या वो राइजोबियम होता है। दो तरह का होता है, राइजोबियम या अजेटोबैक्टर, जो कि नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? अमोनिया के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। क्लियर है जितनी बात कि अमोनिफिकेशन क्या है? N2 को कन्वर्ट कर दिया हमने अमोनिया के अंदर। अब कई बार होता है कि ये अमोनिया डायरेक्ट प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं, पर कई बार होता है वो डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो इस अमोनिया को कन्वर्ट करना पड़ेगा नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से पढ़ लो। इस अमोनिया को जो डायरेक्ट प्लांट्स इसे अज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में। ये जो प्रोसेस होगा जो इसे कन्वर्ट करेगा, इसे क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन के लिए बैक्टीरिया कौन सा लगता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दो है, नाइट्रोसोमनस है और दूसरा कौन सा है? नाइट्रियोबैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, N2 को कन्वर्ट किया अमोनिया के अंदर अमोनिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू।
बैक्टीरिया कौन सा लगा, ज़ैक्टोबैक्टर लगा या राइजोबियम लगा। फिर अमोनिया से कन्वर्ट करें नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में, कौन से प्रोसेस के थ्रू, नाइट्रिफिकेशन के थ्रू। बैक्टीरिया कौन सा, नाइट्रोसोमनस या नाइट्रोबैक्टर। और ये शेष दिदा एसिमिलेट कहां पे हो रहे हैं, प्लांट्स के अंदर। ये चीज समझ में आ गई। अब प्लांट्स जब डीकंपोज करेंगे तो ये सारा अमोनिया का अमोनिया कहां रिलीज हो जाएगा, फिर से सॉइल के अंदर रिलीज हो जाएगा और वो फाइनली फिर इसी साइकिल में घूमना स्टार्ट कर देगा। अब ध्यान से देखो, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंज्यूम करा, चेंज करा अमोनिया में, नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में, वो डीकंपोज होकर कहां गई, अमोनिया की फॉर्म में। अब यहां पे देखो कुछ नाइट्रेट्स डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के अंदर, थ्रू द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। याद रखना ये सारे के सारे बैक्टीरिया पहले से ही प्रेजेंट है किसके अंदर, सॉइल के अंदर। और इस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, सूडोमोनास। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से कंज्यूम किया और डायरेक्ट वापस कहां पे आ गया, एटमॉस्फेयर के अंदर। तो रिजर्वायर क्या था, एटमॉस्फेयर। तो ये साइकिल कौन सा हो गया, गैसियस साइकिल। जिस स्पीड पे यूटिलाइज हुआ उसी स्पीड पे क्या हो गया, रिप्लेस। तो ये कौन सा साइकिल है, परफेक्ट साइकिल। तो गैसियस साइकिल बेसिकली क्या होते हैं, हमारे परफेक्ट साइकिल। अब ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स प्लांट्स ने कंज्यूम किए थे वो आगे हमारे कंज्यूमर्स भी कंज्यूम करेंगे, बट प्लांट्स और एनिमल जब दोनों डिकंपोज करेंगे तो बॉडी में से क्या निकलेगा, अमोनिया, जो फिर से कहां पे रिलीज हो जाएगा, सॉइल के अंदर। तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर तीन प्रोसेस है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन के लिए राइजोबियम बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन के लिए नाइट्रोसोमनस एंड नाइट्रोबैक्टर, एंड डीनाइट्रिफिकेशन के लिए है सूडोमोनास। क्लियर है जी इतनी बात। और आज का लास्ट है सल्फर साइकिल या सेडिमेंट्री साइकिल। क्या है, सल्फर साइकिल या सेडिमेंट्री साइकिल। अब जो बेसिकली सल्फर हमें मिलता है ये प्योर सेडिमेंट्री फॉर्म में नहीं मिलता है, ये चीज याद रख लेना। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेडिमेंट्री एंड गैसियस। कैसे, सल्फर हमें मिलता है फॉसिल फ्यूल से। किससे मिलता है, फॉसिल फ्यूल से। अब फॉसिल फ्यूल से मिलता है, ठीक है, जब माइनिंग वगैरह होती है इसकी, क्या होती है, माइनिंग वगैरह होगी तो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा किसकी फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये तो एक चीज है। या जब हम इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब ये किस फॉर्म में आ जाएगा, H2S की फॉर्म में आ जाएगा। किसकी फॉर्म में आ जाएगा, H2S की, या ये फॉर्म में किसकी आ रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की। ये दोनों फॉर्म्स कौन सी हैं, गैसियस फॉर्म्स हैं। तो मैंने बोला था सल्फर एग्जैक्ट हमारे पास अर्थ रिजर्वायर में से नहीं आता है, कि कुछ इसका गैसियस पोर्शन भी आता है। क्लियर है इतनी बात। बट कई बार हमारा जो सल्फर है जब रॉक्स की विदरिंग होती है तो ये सरफेस पे आ जाता है। क्या आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है, जिसके ऊपर बैक्टीरिया जब प्रेजेंट होता है तो इसे कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, सल्फेट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, सल्फेट के अंदर। सल्फेट्स कौन इंटेक करेगा, प्लांट्स। प्लांट्स के थ्रू, हमारे कंज्यूमर्स के थ्रू, और वो फिर डीकंपोजिशन के बाद कहां पे आ जाएंगे, सल्फेट सॉइल के अंदर। सल्फेट्स कहां पे आ जाएंगे, सॉइल के अंदर। तो सल्फेट एक आया विदरिंग प्रोसेस से सरफेस के ऊपर, जिसको कन्वर्ट कर दिया सल्फेट। सल्फेट अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट्स की डीकंपोजिशन, फिर से सल्फेट्स कहां पे आ गए, सॉइल के अंदर। एक सल्फर हमारा निकल रहा है SO2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, या H2S की फॉर्म में, जो आगे जाके क्या बना रहे हैं, सल्फर के ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट हो गए तो ये क्या फॉल करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन। किसकी फॉर्म में गिरेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, जो अगेन अगर लैंड पे जाएगी तो H2SO4 की फॉर्म में गिरेगी, और वो फिर से क्या रिलीज करेंगे, सल्फेट रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, सल्फेट रिलीज करेंगे। अब दो चीजें याद रखना, सल्फेट एक तो यहां पे रिलीज हो रहा है लैंड पे, एक रिलीज होगा वाटर में। जब ये वाटर में रिलीज होगा या लैंड पे होगा तो हो सकता है ये रन ऑफ जो लैंड से होकर वाटर में चला जाए, और ये जो सल्फेट है वाटर में ये भी यहां पे प्रेजेंट है। तो दो जगह से आ रहा है, जहां पे डेपोजिशन हुई थी, दूसरा ये ऊपर से आ रहा है सल्फेट। यहां पे इसकी रिडक्शन हो जाएगी किसकी, सल्फेट की, थ्रू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, और ये फिर सल्फाइड जा डिपोजिशन हो जाएगा किसमें, सेडिमेंट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में सेडिमेंट हो, डीकंपोजिशन हो जाएगी सेडिमेंट की फॉर्म में, और फिर ये जाके लॉक हो जाएंगे किन द फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। किसकी फॉर्म में जाके लॉक हो जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर है जी इतनी बात। अगर फॉसिल फ्यूल में लॉक हो गए तो उनको बहुत सारा टाइम लगेगा फिर से वापस सरफेस में आने के लिए, तो उतनी स्पीड पे ये रिप्लेस नहीं हो पाएंगे जितनी स्पीड पे यूटिलाइज हुए थे। इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल। दो चीजें रखना, सल्फर की विदरिंग हुई, ऊपर आया, सल्फेट में कन्वर्ट हुआ, प्लांट्स ने लिया, प्लांट से एनिमल्स के थ्रू डीकंपोजिशन, सल्फेट्स फिर से एटमॉस्फेयर में आ गए। उधर से SO2 और H2S जो ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट थी वो एसिड रेन की फॉर्म में लैंड पे गिरी और वाटर में गिरी। लैंड की फॉर्म में सल्फेट्स की फॉर्म में गिरी,
कुछ उसमें से रन ऑफ करके कहां चली जाएगी, पानी में, और ऊपर से सल्फेट एसिड रेन से गिर रहा है, दोनों का रिडक्शन हो गया किसमें, सल्फाइड के अंदर, और ये डेपोजिट कर जाएंगे किसके अंदर, रॉक्स के अंदर। फिर जब विदरिंग होगी फिर से वो सरफेस के अंदर आएंगे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है, इस वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट साइकिल। तो सेडिमेंट्री साइकिल्स बेसिकली क्या होते हैं, इम्परफेक्ट साइकिल्स। क्लियर है जी इतनी बात। तो बेसिकली आज की वीडियो में इतना ही। हमने डिस्कस किया फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। बेसिकली इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, 3 फंक्शन, एनर्जी फ्लो, हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन, एंड थर्ड हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इकोलॉजी के कंसेप्ट्स को कवर करेंगे। थैंक यू।